Good morning, all of you. Welcome to Sri Digambar Institute of Technology. I am Naveen Kumar. I am the faculty of Sri Digambar Institute of Technology. अपन पढ़ रहे थे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में यूनिट नंबर फर्स्ट अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। आज नई यूनिट स्टार्ट करते हैं, यूनिट नंबर सेकंड, सॉइल कॉम्पैक्शन, जो कि सॉइल के कॉम्पैक्शन से रिलेटेड है अपनी यूनिट सेकंड। ठीक है स्टूडेंट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट सॉइल कॉम्पैक्शन। व्हाट इज सॉइल कॉम्पैक्शन? सबसे पहले मेन कॉम्पैक्शन है क्या? कॉम्पैक्शन मीन्स किसी भी स्पेसिमेंस को प्रेस करना, प्रेस करके फिर उसको सेट करना, वो ही अपना एक तरह है कॉम्पैक्शन है। तो उसको अपने को यहाँ किस केस में देखना है? सॉइल के केस में देखना है कि उसका कॉम्पैक्शन कैसे होता है। ठीक है, जैसे कॉम्पैक्शन मेनली अपन यूज कहाँ करते हैं? कंस्ट्रक्शन लाइन में, इन सिविल इंजीनियरिंग। कोई भी अपन रोडवे बना रहे हैं तो रोड को बनाने से पहले सबसे पहले उसके ऊपर सॉइल प्लेस की जाती है। सॉइल प्लेस करने के बाद फिर लेयर टू लेयर सॉइल प्लेस करते हैं, और जैसे एक लेयर अपन ने रखी है जिस टाइप की सॉइल की, फिर उसको प्लेस करने के जस्ट बाद उसका कॉम्पैक्शन करते हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जैसे मेनली रोड का करते हैं अपन रोलर की सहायता से। रोलर डिफरेंट टाइप्स के रोलर लेके फिर उसका कॉम्पैक्शन करते हैं, मतलब उसको प्रेस करते हैं, दबाते हैं। तो वो क्या है कि सॉइल सेटल हो जाती है सही से नीचे। बाद में अगर लोड उसके ऊपर हैवी भी आता है तो वो नीचे फेलियर की कंडीशन में नहीं जाती है। ठीक है, तो वो ही अपना क्या है? कॉम्पैक्शन। देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैनी स्ट्रक्चर रिक्वायर स्टेबलाइजेशन ऑफ द सॉइल मास, दैट इज एन artificial improvement of its engineering properties. There are various methods of soil stabilization, the most common being the mechanical stabilization, and the simplest technique of mechanical stabilization is compaction. देखिए, कंस्ट्रक्शन में मैनी स्ट्रक्चर्स अपन सॉइल के बेस पे बनाते हैं। ठीक है, तो उनका जो कॉम्पैक्शन है वो अपन कॉम्पैक्शन जो करते हैं, स्टेबलाइजेशन करते हैं सॉइल में, तो वो किस बेस पे करते हैं? तो वो मेनली मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन करते हैं। मैकेनिकली यूज करते हैं, हैमर यूज कर रहे हैं। देखिए, एक तो जो कॉम्पैक्शन है मेन अपना मैकेनिकली अगर देखते हैं तो शॉर्ट में देखें तो एक हैमर होता है, फिर उसके बाद अपना रोलर वगैरह होते हैं। ठीक, इन्हीं को अपन यूज करते हैं। यही अपने किस में आते हैं? मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन की प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। ठीक है, तो इन्हीं की सहायता से क्या करेंगे? कॉम्पैक्शन करेंगे। तो देखिए, द मोस्ट कॉमन बीइंग द मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन एंड द सिंपलेस्ट टेक्निक ऑफ मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन इज कॉम्पैक्शन। मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन में जो सिंपलेस्ट वे है वो ही क्या है? अपना कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन करते किससे हैं? मेनली जो जनरली अपन यूज करते हैं वो हैमर और रोलर। ठीक है, तो ये था सॉइल कॉम्पैक्शन की एज ए डेफिनेशन के रूप में, इंट्रोडक्शन के रूप में। ठीक है, अब इसी सॉइल कॉम्पैक्शन को आगे और अपन स्टडी करते हैं। इस कॉम्पैक्शन को समझने के लिए साइंटिस्ट ने क्या क्या अपनी थ्योरी दी। तो कुछ साइंटिस्ट हुए थे, जैसे एक बॉस्किनस था साइंटिस्ट, तो उसने अपनी एक थ्योरी दी, बॉस्किनस थ्योरी और वेस्टरगार्ड थ्योरी, ऐसे करके कुछ थ्योरी दी जिससे अपन ने सॉइल कॉम्पैक्शन को समझा। तो उन्हीं थ्योरीज को अब अपन आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो थ्योरीज से पहले सॉइल कॉम्पैक्शन का वो तो अपना पिछली स्लाइड में क्या था? इंट्रोडक्शन था। अब इसका मेन प्रिंसिपल क्या है वो देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सॉइल कॉम्पैक्शन। ठीक है, यूजुअली व्हेन सॉइल इज एक्सक्वेटेड फ्रॉम वन प्लेस, transported and dumped in another place, it is loosened up to a great extent. In an uncompacted field, the voids ratio is relatively high and corresponding density is low.
ठीक है, देखो क्या कहा है कि सॉइल को जैसे अपन फिल करते हैं, प्लेस करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की जगह पे, जैसे कोई अपने को रोड बनाना है तो उस पर, तो उसको प्लेस करने से पहले अपन उसको क्या करेंगे, डंप्ड करेंगे। ठीक, डंप्ड या वेटेड की कंडीशन में करेंगे तो उसके जो वॉइड्स वगैरह हैं वो फिलअप हो जाते हैं। अगर अपन उसको अनकॉम्पैक्टेड फिलअप करते हैं तो वॉइड्स रेशियो है वो हाई हो जाता है। अगर वॉइड मतलब वॉइड्स ज़्यादा हो जाएंगे, भाई वॉइड्स कब फिलअप होंगे, वॉइड्स में क्या होती है, एयर फिलअप होती है, और उन वॉइड्स को अगर अपन कॉम्पैक्शन करेंगे, प्रेस करेंगे तो वॉइड्स आपस में एक दूसरे से अट्रैक्शन होंगे और सेट होंगे, तो सेट होंगे तो उनमें से एयर्स बाहर निकलेगी, एयर्स बाहर निकलेगी तो वॉइड्स फिलअप हो जाएंगे। ठीक, तो वॉइड्स फिलअप हो जाएंगे तो वही अपना क्या होगा, कॉम्पैक्शन हो जाएगा। अगर वो वॉइड्स फिलअप नहीं होते हैं, वॉइड रेशियो बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली उसकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है। ठीक है, देखिए आगे, सोइल कॉम्पैक्शन इज द प्रोसेस वेयर सोइल पार्टिकल्स आर फोर्सेड टू पैक मोर क्लोजली बाय रिड्यूसिंग एयर वॉइड्स। बाय रिड्यूसिंग एयर वॉइड्स दिस कैन बी अचीव्ड बाय अप्लाइंग सम मैकेनिकल एनर्जी, स्टैटिक और डायनेमिक, ऑन सोइल फिल। ठीक है, देखिए, सोइल कॉम्पैक्शन इज द प्रोसेस वेयर सोइल पार्टिकल्स आर फोर्सेड टू पैक मोर क्लोजली बाय रिड्यूसिंग एयर वॉइड्स। अगर सोइल्स के पार्टिकल्स को अपने को बिल्कुल क्लोजली नज़दीक लेके आना है तो उनमें जो एयर वॉइड्स है वो अपने को रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी वो आएंगे। तो वो रिड्यूस किससे होंगे, जब उनको अपन मैकेनिकली एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। स्टैटिक या डायनेमिक के केस में सोइल्स को प्रेस करेंगे तो वो क्या होगा, एयर वॉइड्स उसमें कम होंगे तो उसका कॉम्पैक्शन होगा। अब देखिए ये जो ब्लॉक डायग्राम है ये बताया है अपने को, ये बिफोर कॉम्पैक्शन, जब अपना कॉम्पैक्शन नहीं हुआ है, ये अपना ब्लॉक डायग्राम है जिसमें नीचे सॉलिड है, फिर वाटर, फिर एयर। ठीक, मतलब एक सॉइल्स का स्पेसिमन है। ठीक है, तो उसको एक फेस डायग्राम के रूप में बताया है। तो ये कॉम्पैक्शन नहीं किया है तब है। ठीक, जब अपन ने इसका कॉम्पैक्शन किया, ठीक है, इसको ऊपर से जैसे प्रेस किया, इसको ऊपर से प्रेस किया तो ये कुछ नीचे सेट होगा। अब ये नीचे सेट कब होगा, किसकी क्वांटिटी कम होगी, एयर वाला जो वॉल्यूम है, एयर की जो वॉल्यूम वाला पार्ट है, ये अगर अपन प्रेस करेंगे तो एयर इसमें बाहर निकलेगी, मतलब जो वॉइड्स हैं उनमें से एयर बाहर निकलेगी तो ऑटोमेटिक है कि एयर वाला जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अपना कितना डिक्रीज हुआ, ये डेल वी डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो कॉम्पैक्शन जब अपन ने किया, आफ्टर कॉम्पैक्शन अगर इसको देखते हैं तो इसका जो सॉलिड्स का पोर्शन है वो भी डिक्रीज हो जाता है, जो वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज होता है, और वाटर का कुछ सेम रहता है। ठीक, और एयर का बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो यही अपना एक तरह से क्या बोल सकते हैं कि ये सेटल भी हो गया, सोइल्स सेट भी हो गई और इसका कॉम्पैक्शन भी हो गया। ठीक है, तो जो सोइल्स का मेन जो प्रिंसिपल है वो क्या है, वॉइड रेशियो को डिक्रीज करना, वॉइड रेशियो को हटाना, एयर्स को निकालना और फिर सोइल्स का कॉम्पैक्शन करना। ठीक है, तो ये था अपना क्या, सोइल कॉम्पैक्शन, प्रिंसिपल ऑफ सोइल कॉम्पैक्शन। ठीक है, अब ये कॉम्पैक्शन करते कैसे हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उनके बारे में देखेंगे। ठीक, उससे पहले एक चीज़ और देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, कंसोलिडेशन भी एक तरह से सेम कॉम्पैक्शन का ही पार्ट है, कॉम्पैक्शन का ही जैसे है। तो सबसे पहले तो कॉम्पैक्शन और जो कंसोलिडेशन वो है क्या, उनको दोनों को अगर अपन रीड करते हैं तो अपने को ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि इनके अंदर डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्पैक्शन ऑलमोस्ट एन इंस्टेंटेनियस फिनोमिना। ठीक है, इसमें जो एक्टिविटी कुछ भी होगी वो इंस्टेंटेनियस होगी, सडनली होगी। ठीक है, नेक्स्ट सोइल इज ऑलवेज अनसेचुरेटेड। सोइल क्या रहेगी, अनसेचुरेटेड लेंगे कॉम्पैक्शन में, मतलब मेनली जो सोइल का कॉम्पैक्शन अगर अपन ड्राई सोइल का केस में ज़्यादा करते हैं तो कॉम्पैक्शन अपना अच्छा होता है। डेंसिफिकेशन इज ड्यू टू
ए रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स एट ए गिवन वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट के केस में एयर वॉइड्स का वॉल्यूम डिक्रीज होता है। स्पेसिफाइड कॉम्पैक्शन टेक्निक आर यूज इन दिस प्रोसेस। स्पेसिफाइड कॉम्पैक्शन टेक्निक्स आर यूज इन दिस प्रोसेस। ठीक है, तो ये तो थे अपने कुछ कॉम्पैक्शन के पार्ट। ठीक, अब देखते हैं आगे कंसोलिडेशन के। देखिए इसमें वाटर और सॉलिड का फेज डायग्राम दिया है। अब इसको अपन ने ऊपर से कॉम्पैक्शन किया तो कुछ इसका वाटर बाहर निकल जाएगा, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कंसोलिडेशन क्या है। इट इज़ ए टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना। वो क्या था, ऑलमोस्ट एन इंस्टेंटेनियस फिनोमिना, और ये टाइम डिपेंडेंट है। सोइल इज कम्प्लीटली सेचुरेटेड और इसमें अनसेचुरेटेड रहती है। वॉल्यूम रिडक्शन इज ड्यू टू एक्सप्लोशन ऑफ प्योर वाटर फ्रॉम वॉइड्स। वॉल्यूम रिडक्शन जो होता है वो किससे होता है, प्योर वाटर है वो वॉइड से बाहर निकल जाए तो उसका क्या होता है, कंसोलिडेशन होता है। कंसोलिडेशन अकर्स एन अकाउंट ऑफ ए लोड प्लेस्ड ऑन द सोइल। एक तरह से कंसोलिडेशन क्या है कि लोड प्लेस होता है अपना एक मेन पॉइंट पे। ठीक है, तो वो अपना किस केस में आता है, सोइल के कंसोलिडेशन में। अब जैसे कंसोलिडेशन अगर अपन समझें तो भाई इसने क्या कहा है, सेचुरेटेड है ये, इसमें सेचुरेटेड का केस आएगा। तो सेचुरेटेड इसमें 3 कंडीशन आती है कंसोलिडेशन में। एक तो आता है अपना इनिशियल, ठीक, फिर आता है प्राइमरी और फिर आता है सेकेंडरी कंसोलिडेशन। इनिशियल कंसोलिडेशन में तो क्या होता है कि जितने भी अपने वॉइड्स होते हैं उनमें से जो एयर होती है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, और जो प्राइमरी कंसोलिडेशन है, प्राइमरी कंसोलिडेशन में क्या होता है कि एयर्स तो बाहर निकल गई लेकिन जो वॉइड्स में जो वाटर फिलअप है, कॉम्पैक्शन करने के बाद वो वाटर भी उस वॉइड्स में से बाहर निकल जाए और वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए, तो वो होता है अपना प्राइमरी कंसोलिडेशन। फिर आता है सेकेंडरी कंसोलिडेशन। सेकेंडरी कंसोलिडेशन में क्या होगा कि और अपन जब सॉइल को कॉम्पैक्शन करेंगे, कॉम्पैक्टेड करेंगे, तो वो जो उसकी फाइनल स्टेज है, मतलब प्लास्टिसिटी की कंडीशन में पहुंच जाएगा। उस प्लास्टिसिटी की कंडीशन में जाने के बाद सॉइल ना तो अपनी वापस उसी कंडीशन में आएगी, ठीक है, तो वो एक फाइनल कंडीशन में पहुंच जाएगी, तो वो अपना क्या होता है, सेकेंडरी कंसोलिडेशन। ठीक है, तो ये थे अपने कंसोलिडेशन और कॉम्पैक्शन तो अपन ने पढ़ा ही अभी। मेन जो एक डिफरेंस है वो क्या है, सेचुरेटेड होता है कंसोलिडेशन और ये होता है अनसेचुरेटेड। ठीक, इसमें इंस्टेंटेनियस होता है, ये टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना देता है। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग देता है, जैसे टाइम गुजरता है उसी के अकॉर्डिंग ये अपने को रिजल्ट देता है। ठीक है, अब देखिए लेबोरेटरी कॉम्पैक्शन। लेबोरेटरी कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन को अपन लेबोरेटरी लैब में कैसे करते हैं वो चीज़ देखनी है। तो लैब में करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो वो देखिए आगे। लेबोरेटरी कॉम्पैक्शन टेस्ट आर डिजाइंड एस्टिमेट द ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल। लेबोरेटरी में जो कॉम्पैक्शन का टेस्ट करेंगे वो ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल्स के लिए करेंगे। दीज टेस्ट आर बेस्ड ऑन एनी वन ऑफ फॉलोइंग मेथड्स और टाइप ऑफ कॉम्पैक्शन, डायनेमिक एंड इम्पैक्ट, नीडिंग, स्टैटिक एंड वाइब्रेशन। ठीक है, किस बेस पे करते हैं ये कॉम्पैक्शन का, डायनेमिक, इम्पैक्ट, नीडिंग, स्टैटिक एंड वाइब्रेशन। द टेस्ट आर performed by compacting wet soil samples in a mud in a spatula number of layers. Each layers compacted at specified number of blows. After compaction of final layer, the bulk density of soil and corresponding moisture content are determined. Tests are repeated on fresh sample with changed moisture content. With known value of bulk density and moisture content, the dry density may be calculated as given below. ठीक है, देखिए क्या कहा है कि कोई भी अपन ने एक सैंपल लिया है,
एक जो कॉम्पैक्टेड का जो इंस्ट्रूमेंट है वो लिया है। उस इंस्ट्रूमेंट में क्या किया, मान लो ये कोई अपना इंस्ट्रूमेंट है, ठीक, इसमें 3 लेयर अपन ने फिक्स की, ये 3 लेयर फिक्स की। इस एक लेयर में सोइल फिलअप की, कुछ वाटर कंटेंट की वैल्यू भी रखी, इसमें वाटर भी डाला। उसके बाद इसके ऊपर अपन ने कुछ ब्लोज किए हैमर से, तो ये कुछ नीचे सेट हुआ, ठीक। फिर उसके बाद दूसरी लेयर डाली, फिर उसको ब्लोज किया, कॉम्पैक्ट किया, फिर तीसरी डाली, फिर उसको कॉम्पैक्ट किया। अब फाइनल जो अपनी लेयर है उसको कॉम्पैक्शन करने के बाद फिर क्या किया, उसमें से एक अपन ने सैंपल लिया, उस सैंपल का वाटर कंटेंट चेक किया और ड्राई डेंसिटी चेक की, ड्राई डेंसिटी कैलकुलेट की। तो ड्राई डेंसिटी जो कैलकुलेट होगी वो वाटर कंटेंट के बेस पे ही होगी। तो उस ड्राई डेंसिटी को फाइनल जो लेयर है उसका ड्राई डेंसिटी निकालने के लिए अपने को वाटर कंटेंट पहले पता करना पड़ेगा कि उसका वाटर कंटेंट कितना है, ठीक है। तो फाइनल जो अपनी लेयर है वहाँ से अपन ने कोई सैंपल लिया और फिर उसका वाटर कंटेंट चेक किया, और ड्राई डेंसिटी निकालने के लिए अपन ने एक फॉर्मूला जो अपने को गिवन होता है उसको यूज किया, रो डी इजक्वल टू रो टी अपॉन 1 प्लस डब्लू। रो टी क्या है यहाँ, बल्क डेंसिटी, ठीक है, और डब्लू क्या है, वाटर कंटेंट, ठीक है स्टूडेंट। ये रहा अपना लेबोरेटरी कॉम्पैक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट। इसी कॉम्पैक्शन पे, लेबोरेटरी टेस्ट के बेसिस पे ही अपना एक टेस्ट आता है स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट। उसमें एक प्रोक्टर, स्टैंडर्ड प्रोक्टर ही नाम का जो एक इंस्ट्रूमेंट है वो यूज किया जाता है, जो अपने को यहाँ डायग्राम में शो किया है, ये कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ इसकी जो हाइट है वो कितनी है, एक 116.4 mm, इसका डायमीटर है 101.6 mm, और इसके जो अपर पार्ट में 114 mm का जो है ये ढक्कन इसका, उसको बोलते हैं कॉलर, ठीक है। और जो ये साइड में दिखाया है ये अपना क्या है, हैमर है, ठीक है। इसकी हाइट है 305 mm और डायमीटर है 50.8 mm, ठीक है। अब देखिए स्टैंडर्ड वॉल्यूम मोल्ड 944 cc और 1/30 क्यूबिक फीट, ये इसका वॉल्यूम है, इसका प्रोक्टर का, ठीक है। फिल्ड अप विद सोइल इन 3 लेयर्स, जैसे मैंने पहले बताया था 3 लेयर्स में कोई भी अपन ने सोइल फिलअप कर लिया, ठीक है। तो इसी अपन ने प्रोक्टर टेस्ट में कोई भी 3 लेयर पे सोइल को फिलअप किया है। ईच लेयर इज कॉम्पैक्टेड बाय 25 ब्लोज और स्टैंडर्ड हैमर वेट, ईच लेयर इज कॉम्पैक्टेड बाय 25 ब्लोज। 3 लेयर्स जो अपन ने इसमें फिल्ड की है उसमें 1 लेयर फिलअप करने के बाद उसमें 25 ब्लोज अपन ने हैमर से किए हैं, ठीक है। जो स्टैंडर्ड हैमर अपन ने यूज किया है जिसका वेट 2.495 kg और फॉलिंग थ्रू 304.8 mm, मतलब 12 इंच की हाइट से अपने को उसको गिराना है, 12 इंच की हाइट से ब्लोज करवाना है, ठीक है। ड्राई वेट इज कैलकुलेटेड बाय नोइंग द वेट ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल एंड इट्स वाटर कंटेंट, ठीक। 25 ब्लोज ईच लेयर पे करने के बाद अपन उसका क्या निकालेंगे, वाटर कंटेंट निकालेंगे। 3 layers आर कंप्लीटेड, देन वी विल कैलकुलेट वाटर कंटेंट, ठीक। वाटर कंटेंट निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, उसका ड्राई डेंसिटी, ड्राई यूनिट वेट, ठीक है। तो देखिए वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। गामा डी इजक्वल टू जानते हैं कि क्या होता है, गामा अपॉन 1 प्लस डब्लू। तो ये फॉर्मूला अपन क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक। गामा डी इजक्वल टू गामा अपॉन 1 प्लस डब्लू। गामा क्या है, बल्क यूनिट वेट इजक्वल टू, अब जो बल्क यूनिट वेट है वो कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ कॉम्पैक्टेड सोइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द मोल्ड, डब्लू अपॉन वी तो होता है,
बल्क यूनिट वेट, ठीक है, तो वही किया है। लेकिन यहाँ वेट जो अपन ने कंसीडर किया है वो कौन सा किया है, कॉम्पैक्टेड सॉइल वाला, ठीक है। टेस्ट इज रिपीटेड एट डिफरेंट वाटर कंटेंट्स, टेस्ट इज रिपीटेड एट डिफरेंट वाटर कंटेंट्स। इस टेस्ट को अपने को रिपीट कब तक रीडिंग लेंगे अपन इसमें, तो रीडिंग वो किस पे डिपेंड करेगी, वाटर कंटेंट पे। वाटर कंटेंट की वैल्यू डिफरेंट लेंगे। मान लो शुरू में अपन ने 300 ग्राम सॉइल्स लिए, उसमें 100 या 50 ग्राम क्या लिया है, वाटर लिया है। फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा और इंक्रीज करके ऐसे करके 3 या 4 रीडिंग लेंगे, ठीक है। तो टेस्ट इज रिपीटेड एट डिफरेंट वाटर कंटेंट्स। कॉम्पैक्शन कर्व इज प्लॉटेड बिटवीन मॉइस्चर कंटेंट एंड ड्राई यूनिट वेट। जो कर्व अपना बनेगा वो मॉइस्चर कंटेंट और ड्राई यूनिट वेट के बीच बनेगा, ठीक है। तो ये कुछ अपना जो कर्व है, ग्राफ है, वो प्लॉट होगा यहाँ। देखिए ड्राई यूनिट वेट और मॉइस्चर कंटेंट या वाटर कंटेंट के बीच अपन ने ग्राफ प्लॉट किया है। तो जो अपर वाला पोर्शन है अपना, ये क्या है, लाइन ऑप्टिमम्स, एक पॉइंट तो ये आएगा, ठीक। सेकंड मान लो कोई दूसरा अपन ने वाटर कंटेंट लिया, तो उसका दूसरा जो निकल के आया अपना ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, वो कुछ यहाँ पे आएगा। अब देखिए इसमें आगे की ओर जैसे ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक, इंक्रीज हो रहा है, तो ये किसका मतलब क्या गया, 100% ऑफ सैचुरेशन और 0 वॉइड्स लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन। इंक्रीज कॉम्पैक्टिव एफर्ट, अगर ये ऊपर की साइड ये इधर ऊपर जा रहा है तो मतलब कॉम्पैक्टिव एफर्ट ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कुछ अपना क्या होता है, ग्राफ प्लॉट होता है ड्राई यूनिट वेट और मॉइस्चर वाटर कंटेंट के बीच में, ठीक है। तो ये कुछ आज अपन ने डिस्कस किया था, किस पे किया था, सॉइल कॉम्पैक्शन पे। देखिए क्या क्या डिस्कस किया था। फर्स्ट था अपना सॉइल कॉम्पैक्शन। सॉइल कॉम्पैक्शन क्या है, मेनली जो अपन रोड बनाने से पहले सॉइल्स को कॉम्पैक्ट करते हैं हैमर या रोलर की सहायता से, वही अपना एक तरह से क्या है, सॉइल कॉम्पैक्शन है, ठीक। फिर क्या था प्रिंसिपल ऑफ सॉइल कॉम्पैक्शन। प्रिंसिपल क्या है, मेन प्रिंसिपल क्या है सॉइल कॉम्पैक्शन का। मेन प्रिंसिपल यही है कि वॉइड्स को डिक्रीज करना, जितना भी वॉइड्स है उसमें एयर से उनको डिक्रीज करना, ठीक है। अगर वो डिक्रीज होंगे तो अपनी डेंसिटी ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी, ड्राई डेंसिटी, ठीक है। तो वो अपन किससे करेंगे, कॉम्पैक्शन जो हैमर या फिर रोलर से, स्टैटिक या फिर डायनेमिक से, ठीक। फिर किया था अपन ने डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन। कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन में डिफरेंट क्या था। कॉम्पैक्शन तो बोलता है कि इंस्टेंटेनियस फिनोमिना देता है ये, और सॉइल अनसेचुरेटेड होती है। लेकिन कंसोलिडेशन क्या कहता है, कंसोलिडेशन कहता है कि ये टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना देता है और सेचुरेटेड सॉइल होती है, ठीक। तो ये कुछ इनमें डिफरेंस है। अब जो वाटर और सॉलिड मान लो एक उसमें फिलअप है, तो कंसोलिडेशन के दौरान तो वो दोनों वाटर और सॉलिड का केस कुछ ऐसा था। और फिर अगर उसका आफ्टर कंसोलिडेशन करते हैं तो इस डायग्राम में देखते हैं कि वाटर का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। कितना डिक्रीज हो जाता है डेल वी, ठीक है। फिर आगे लेबोरेटरी कॉम्पैक्शन किया था। लेबोरेटरी कॉम्पैक्शन में वही कोई 3 लेयर लेके 3 लेयर से सॉइल को फिलअप करते हैं, फिर उसको 25 ब्लोज हैमर से देके कॉम्पैक्ट करते हैं, फिर उसका क्या निकालते हैं, ड्राई डेंसिटी निकालते हैं बाद में, ठीक। अब देखिए एक जो अपना टेस्ट होता है, स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट होता है, वो कुछ इस साइज या शेप का होता है, जिसमें एक हैमर यूज किया जाता है और कुछ ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, जिसकी हाइट 116.4 एंड डायमीटर 101.6 mm। और जो हैमर यूज करते हैं वो अपन स्टैंडर्ड हैमर यूज करते हैं, जिसका वेट 2.495 kg के समथिंग होता है। एंड इसको जो फॉल्स करवाते हैं अपन वो 304.8 mm मीन्स 12 इंच की हाइट से फॉल्स करवाते हैं ईच लेयर पे 25 ब्लोज के साथ, ठीक है। फिर इसका जो ड्राई यूनिट वेट निकालते हैं वो फॉर्मूला अपने को गिवन था कि गामा डी इजक्वल टू क्या होता है, गामा अपॉन 1+W, ठीक। फिर एक ग्राफ प्लॉट किया था ड्राई यूनिट वेट और मॉइस्चर कंटेंट के बीच में, तो वो कुछ ग्राफ अपना इस अकॉर्डिंग प्लॉट होता है, ठीक।
जैसे ये ग्रास अपना नीचे की ओर आता है तो मतलब 0 वॉइड्स आ रहे हैं, ठीक, और ऊपर की ओर जा रहा है तो मतलब इंक्रीजिंग कॉम्पैक्टिव एफर्ट। ठीक है स्टूडेंट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके।